समरूप पहचानते कैसे हैं? समरूप की पहचान बताओ। कॉपी खोलो, लिखो। सर्वांग सम है वो। लिखो, थोड़ा सा लिखो, लिखवा रहे हैं हम। कोई भी दो आकृतियां, कोई भी दो आकृतियां समरूप होगी यदि, समरूप होंगी यदि, फर्स्ट पॉइंट लिखो, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, सेकंड पॉइंट लिखो, संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब जब भी आपसे बोला जाए कि समरूप आकृतियों की पहचान क्या है, तो आपके मुंह से सिर्फ ये नीचे के 2 पॉइंट निकलने चाहिए। क्या? संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं। ठीक है, जो भी चीजें समरूप हैं वो देखने से सीधी समझ आ जाएगी कि समरूप है या नहीं है। ठीक है, लेकिन कंडीशन जो दोनों दी हैं वो प्रूव करने के लिए है। यदि हमें कोई भी चीज़ सिद्ध करनी है कि दो आकृतियां समरूप हैं या नहीं है, आपकी आंखों से देखने में क्या लग रहा है कि आकृतियां समरूप हैं या नहीं है? आंखों से देख के आपको कैसा लग रहा है? नहीं है, इसका मतलब आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक, लेकिन अब आपसे बोला जाए सिद्ध कैसे करोगे, कॉपी में तो हमें बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, संगत कोण इनको बता देंगे कि इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि डी 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर एस क्या दिख रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये वाला छोटा दिख रहा है 90 से। यहाँ पर यदि आप देखो तो हमने आपको क्या बताया था, कोई भी कोण यदि 90 डिग्री है तो वो एल बनाएगा। यहाँ एल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। अब एल बना, यदि हम यहाँ से लाइन खींचे तब जाके एल बना ना, तो ये वाला 90 डिग्री होगा ये वाला इस लाइन के साथ, लेकिन अंदर वाला 90 से कम होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो कोण P है कोण A के बराबर नहीं है। और क्या बोलेंगे, कोण Q B के बराबर नहीं है, R C के बराबर नहीं है और S भी D के बराबर नहीं है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। अब संगत भुजाओं की बात करें तो संगत भुजाएं समानुपातिक है या नहीं है, सॉल्व करना है, निकालो। हमें तो क्योंकि समानुपाती दिख रही है। आपको क्वेश्चन में गलत करवाने के लिए वो करेगा क्या कि आपको भुजाएं, संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपाती दे देगा। तो आप सिर्फ एक कंडीशन चेक करोगे, कौन सी, संगत भुजाओं को अपॉन में रखोगे। देखो यहाँ पे एक बार संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, एस आर की संगत, पी क्यू से देखो पहले, पी क्यू की संगत कौन है, ए बी है, फिर क्यू आर देख लें, क्यू आर की संगत बी सी हो गई, फिर आर एस की संगत सी डी, उसको डी सी सी डी कुछ ही बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाओ एस पी, एस पी की संगत कौन है, डी ए,
अब सभी की यदि हम वैल्यू रखें तो सबकी सेम है, सभी की वैल्यू सेम है। क्या चीज? कैसा? एस पी से कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, यही अंतर आएगा ना। यदि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो एस पी अपॉन डी ये पहले लिखा जाएगा, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो कुछ भी आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखो सभी की वैल्यू यदि हम रखें तो सेम है कि नहीं है, तो हम इक्वल में एक किसी की रख दे रहे हैं, मान लो एस पी की रख दे रहे हैं। एस पी कितनी है? 1.5। एस पी सॉरी कहाँ गया, एस पी ये रहा 1.5 है, और डी ए की 3। अब यदि हम इसको काटें तो 15 दूनी 30, तो 1.5 दूनी 3 हो जाएगा। इधर पॉइंट लगा दो पहले तो, ठीक है। अब 15 का टेबल तो आता होगा, 2 बार में कट जाएगा, कितना आया? 1/2। इसका मतलब क्या है कि जो इसका भी मान 1/2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी आएगा। इसका मतलब क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है। यहाँ से एक जो हमारी पहली कंडीशन थी कौन सी, समरूप वाली, इसमें हमारी संगत भुजाओं का अनुपात कितना आया? 1/2 आया, आया कि नहीं आया? हम पहले क्या करेंगे, ये हमने एक साथ बता दिया, आपको अलग अलग निकालना है। पहले P/Q अपॉन ए बी निकालोगे, क्यू आर अपॉन बी सी लिखोगे, फिर इनका अलग अलग मान जब निकालोगे तो इसका आएगा 1/2, बराबर लिखोगे 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। देखो चारों बराबर आए, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि संगत भुजाएं अतः अतः संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती है, ठीक है। हमने आपको जो 2 लाइन लिखवाई है ना वो एकदम याद होनी चाहिए। जहां आपसे संगत कोण बोल दिया मतलब बराबर निकलना चाहिए मुंह से, और संगत भुजाएं बोल दिया तो समानुपाती, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको दिखेगा कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आप क्या बोल दोगे? समरूप है। लेकिन आपको दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है, क्या? संगत कोण। अब संगत कोण यदि हम देखें तो कोण P हमें A के बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो यदि हम लिखें कोण P बराबर कोण A, तो ये सही है क्या? हमें क्योंकि देख के ही लग रहा है कोण A कितना है, 90 डिग्री है, और कोण P क्या दिख रहा है हमें? 90 से कम, मतलब न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब पता है ना, कल बताया था, 90 से कम मतलब न्यून कोण, 90 से ज्यादा मतलब अधिक कोण। तो यहां से देखो कोण P नॉट इक्वल टू कोण A हो गया, अतः संगत कोण भी बराबर नहीं है। कोई एक भी बराबर नहीं रहेगा तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारी जो सेकंड कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई ना। यदि ये भी इक्वल आ जाता, ये भी 90 दिया होता, ये भी 90 दिया होता, तो क्या हो जाता? समरूप हो जाते। संगत कोण बराबर नहीं है, अतः एस कैसे? ये वाला, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 से ज़्यादा है। देखो आपको करना क्या, हमने क्या बताया था, आपको एल बनाना है। यहाँ से यदि आप इसको एल बनाओ, ये लाइन खींचती, तो देखो ये एल बन गया। इसका मतलब ये 90 से, इतना तो 90 हुआ, लेकिन बाकी का तो 90 से ज़्यादा होगा ना पूरा, इतना अकेला 90 हुआ। तो हम यहाँ देखो सेकंड कंडीशन भी यदि आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कोण एस बराबर कोण, इसके संगत कौन है एस के? डी है, और डी आपको पता है कितना है? 90 है। आपको इस ये वाले साइन दिख गए मतलब सारे 90 होंगे, और ऊपर से आपको एक वर्ग दिख रहा है। वर्ग में जो चारों कोण होते हैं कितने होते हैं? 90 होते हैं हमेशा। आयत है, आयत में हमेशा सारे कोण कितने होते हैं? 90 होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कोण जो डी है, डी आपका कितना दिख रहा है? 90 दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है।
और एस कितना दिख रहा है, 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब अधिक कोण है। तो ये बराबर है क्या, नहीं है। अतः अतः दी गई दोनों आकृतियां समरूप, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। इस चीज को आपको याद नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है। सिर्फ वो जो दो दो लाइन लिखवाई है ना, उस पे ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बहुत सारे। जब भी आपसे पूछा जाए कि संगत को जो दो दी गई आकृतियां समरूप है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, संगत कोण और संगत भुजाएं, दो चीजें के लिए। ठीक है, ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। आपको भुजाओं के लिए करना क्या है, ये वाली भुजा उठाओ, ये वाली भुजा उठाओ, ठीक है। दोनों का अनुपात लो, मतलब अनुपात का मतलब ये है कि इसमें इससे भाग दे दो, सीधी बात। ठीक है, हमने क्या किया देखो, पी क्यू ली, कहाँ गई, ये रही पी क्यू। पी क्यू में किससे भाग दिया, ए बी से, दिया कि नहीं दिया। तो आपको करना क्या है, यही भुजाएं उठानी है, इनमें भाग देना है किससे, इस वाली में इससे, संगत भुजा से भाग दे देना है। तो देखो कहाँ के, हाँ 1.5 था ना, हमने पॉइंट हटाया, नीचे पहुंचा 0। इसके नीचे एक लाइन भी लिखनी है, पता है क्या, चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, क्या लिखोगे, संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, अतः अतः दी गई आकृतियां समरूप नहीं होंगी। ठीक है, समरूप नहीं होंगी, मिटा दे। अब बताओ समरूप होने की कंडीशन क्या है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो सभी का, सभी भुजाओं का समान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अभी अब 6.2 पे पहुंचे। हाँ, इसमें कुछ सिर्फ बेसिक था।
चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये जो हमने आपको लिखवाया है ना कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं, इसी को हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे थेल्स नाम के, तो उन्होंने ये मतलब बताया था। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक तो ऑब्जेक्टिव हमने आपको करवा ही दिया है, जिसमें कि क्या लिखा हुआ था, यदि दो आकृतियां समरूप हैं तो उनके संगत कोण खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं, बराबर, एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और इसे खालिस्तान कहते हैं, तो इसे क्या बोलोगे, इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, या तो फिर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। एक लाइन लिखो नोट बना के, दो समान कोणिक त्रिभुजों में, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। क्या होगा, पढ़ो समझो बताओ। ओ, ये सही कैसे निकल गया है। हमने क्या लिखवाया था, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। यदि हम आपसे बोलते कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है, तो समानुपाती अकेला एक वर्ड है, समानुपाती, जो सीधी सीधी एक लाइन बताता है, क्या बताता है, समान, मतलब जो अनुपात है वो समान होगा। तो उस लाइन में आपने क्या लिखा है, एक बार पढ़ो, समान होता है। ठीक है, समानुपाती जो है समान होता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधा सीधा, तो आपको वहां पर क्या लिख के आना है, समान, क्योंकि अनुपात समान होता है। समानुपाती का मतलब वही है, लेकिन यदि हम वहां ये ना लिखें कि संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समानुपाती होगा, तो वो गलत लगेगा सुनने में, तो उसको समान बोलेंगे। ठीक है, अब आपकी एक प्रमेय है, तो हम प्रमेय अभी नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा सा समझ लो आगे का, क्योंकि प्रमेय में आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज और देखो, जैसे कोई भी त्रिभुज है, इस जो हम बता रहे हैं इसका यूज अभी होगा इस प्रमेय में। जैसे मान लो हमने आपको बोला कि ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं,
एरिया। एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार को क्या बोलते हैं? बेस, और ऊंचाई को हाइट। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यही हम यदि आयत का पूछे तो आयत का क्षेत्रफल ये आपका आयत है ABCD। आयत का क्षेत्रफल आप यदि देखो तो आप एक आयत से दो त्रिभुज बना सकते हो। बन रहे कि नहीं बन रहे? तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका डबल कर दो, क्योंकि एक आयत में दो त्रिभुज आ रहे हैं ना। डबल क्या होगा? 1/2 हट जाएगा, आधा है ना ये तो। 1/2 का मतलब क्या है? आधा। इसको डबल कर दिया तो पूरा हो गया। तो आपने त्रिभुज इसका क्षेत्रफल देखा होगा किसका? आयत का। लंबाई इंटू इसके बाद यदि हम पूछें वर्ग का क्षेत्रफल बताओ तो आयत और वर्ग में क्या अंतर है? ये तो वैसे ही वर्ग जैसा दिख रहा है, लेकिन आयत और वर्ग में क्या अंतर है? ये क्या है? आयत है या वर्ग है? अब इनमें बताओ आयत कौन है और वर्ग कौन है? ये इसको हमने नाम दिया 1 2। अब बताओ आयत कौन है और वर्ग कौन है? कैसे पहचाना? ठीक है, वर्ग जो होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। और आयत की चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं, सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो आमने सामने वाली दिख रही हैं, ये दो बराबर है, ये दो बराबर है, ये आयत है। ठीक है, तो आयत की दो भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं। तो इसका क्षेत्रफल हमने क्या निकाला? यदि इसको हम नाम दे दें लंबाई, और ये वाली चौड़ाई, तो हमने क्या बोला? लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ये वाली भुजा मल्टीप्लाई ये वाली भुजा। यही किया ना? अब यदि हम इसमें करें तो ये वाली भुजा मल्टीप्लाई बाय ये वाली भुजा, ए बी सी डी। तो ए बी मल्टीप्लाई ए डी होगा कि नहीं होगा? तो यदि हम इसमें भी देखें तो इसका भी क्षेत्रफल यही होना चाहिए कि नहीं? यही होगा ना। बस अंतर क्या है कि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो यदि हम इसकी भुजा को ए नाम दे दें, इसकी भुजा की लंबाई ए है, तो ये वाली भी ए होगी कि नहीं होगी? तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए इंटू ए जब जोड़ते हैं जब 2 होगा। ठीक है, तो ए इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो जो हमारा क्या होता है? वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, लिख लो इनके आंसर, आपको पता नहीं है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? ए स्क्वायर, या इसको हम क्या बोलेंगे? भुजा का वर्ग।
ठीक है। हम्म हम्म, ये वाली, ये वाली, ये ये हाँ, ये पूरी है देखो, यहाँ से यहाँ तक नहीं, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। और ये वाली लंबाई है आपकी, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है। आपको करना क्या है, जब भी इनका क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो जो भी लंबाई दी होगी उस लंबाई का मल्टीप्लाई किससे करना है, चौड़ाई से। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि वो कितनी जगह घेर रहा है उतना। ठीक है। इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो कितना आने वाला है, हमने आपको बोल दिया कि ये है। पहले तो ये बताओ, जिस फर्श पे आप बैठे हो, ये आयत है या वर्ग है, वर्ग है या आयत है, वर्ग है ना। क्योंकि आपको दिखेगा कि लगभग लगभग यहाँ से आप देखो कि ये इतनी लंबाई बराबर है, ये वाली भी लगभग बराबर है। ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसी के बाद यदि आप बाहर वाले रूम में जाओगे तो वो आयत है या वर्ग है, वो लगभग उसकी जो लंबाई है वो कम दिख रही है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है। इसी, ये तो वर्ग है अपना। हम्म। तो यदि हम आपको दे दें कि इसकी जो एक भुजा है, इसकी भुजा की लंबाई हम दे रहे हैं आपको 12 फीट, कितना दे रहे हैं, अब बताओ क्या आने वाला है इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल बताओ। कितना आ रहा है क्षेत्रफल, ये आपके सामने लिखा हुआ है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वर्ग का फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या बताया है, भुजा का वर्ग कर दो। और उसकी एक भुजा की लंबाई हमने आपको कितनी दे दी, 12 दे दी, 12 फुट दे दी ना। तो 12 का क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, वही आंसर आने वाला है। कितना आया, स्क्वायर करना है हमें, जोड़ना नहीं है। स्क्वायर का मतलब, हाँ, तो ए का ए में इंटू होगा ना, मतलब 12 का 12 में इंटू होगा। 12 दूनी 24 होता है, 12 का 12 में करना है। इसका देखो यदि आप एरिया निकालोगे 144 आ रहा है ना। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है ना हमारे पास, भुजा कितनी ए दी हुई है, तो क्या होगा, ए इंटू ए, रखो 12 इंटू 12, और 12 ही 12 में होता है 144। तो कितना आया, 144 फीट स्क्वायर। तो आपको एरिया निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर या भुजा का वर्ग। आज हम ग्रुप में जितने भी छोटे मोटे क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं और भी जो क्षेत्रफल हैं, वो हम आपको लिख के भेज देंगे, और वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। नहीं तो क्या हुआ, क्या चला गया, अच्छा नेट चला गया, मतलब हम लिख के दे देंगे। ठीक है, बिठा दें इसको। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल वही लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई इसमें बराबर रहेगी, तो किसी एक भुजा का वर्ग लिख देना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई यदि हम आपसे पूछे तो क्या होगी,
त्रिभुज की ऊंचाई, आधार तो आपको दिख गया, चलो ठीक है BC है, आधार हमने आपसे क्या बोल दिया, BC है, दिख रहा है। अब इसकी ऊंचाई चाहिए हमें, तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम, कैसे नापते हैं किसी भी चीज की ऊंचाई, जोर से बोला करो थोड़ा सा। ऊंचाई निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि कोई भी चीज है इसकी ऊंचाई चाहिए, मतलब क्या है, यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक की दूरी, वही ऊंचाई होगी ना। तो यहाँ से यदि हम A तक की दूरी निकालें तो वही ऊंचाई होगी कि नहीं। तो यहाँ यदि हम एक लाइन खींच दें सीधी, तो ये इसकी ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ऊंचाई होगी कि नहीं, होगी ना। तो हमें ऊंचाई निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी नीचे तक, और यही ऊंचाई क्या कहलाती है, लंब कहलाएगी। लंब हमने आपको कुछ बताया था कल, बताया था, घर पे जाके खोला ही नहीं है कॉपी। लंब हमने आपको बताया था, जब भी हम किसी भी भुजा पर यदि लंब डालते हैं तो क्या होगा, वो 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। देखो हमने ये लाइन सीधी खींच दी, आपको दिख रहा होगा L बना रही है, दोनों साइड L बन रहा है। इसका मतलब जब भी हम किसी भी भुजा पर कहीं भी लंब डालते हैं तो वो कितने पर होता है, दूसरी कंडीशन, लंब हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब क्या, छोटी से छोटी दूरी होती है। छोटी से छोटी दूरी मतलब क्या, जैसे मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक। आपको स्कूल से जाने के दो तीन रास्ते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, ये बीच वाली है। तो लंब का काम यही है। देखो यहाँ से यदि आप नीचे तक की दूरी देखो तो ए बी जो है, देखो टेढ़ी है, टेढ़ी है ना, और लंबी भी हो सकती है। यहाँ से आओगे तो ए सी जो है वो भी लंबी है, लेकिन जैसे ही आप सीधी खींच रहे हो तो वो एकदम छोटी डिस्टेंस आ रही है ना दोनों लाइन के बीच, इसकी और इसके बीच, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बिंदु ए से BC पर एक क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, इसको कुछ नाम दे दें, ई पॉइंट। जब हमने लंब ए से कहाँ तक डाला, ए से ई तक डाला, तो क्या हुआ, उस ए से जब ई तक मतलब BC पर एक लाइन खींची जो कि पूरी सीधी होगी, ठीक है। यदि इसको आपने टेढ़ी कर दी तब तो लंबाई बढ़ जाएगी ना, यहाँ से और टेढ़ी कर दी तब भी लंबाई बढ़ जाएगी, और जब सीधी रहेगी जब तभी ना छोटी से छोटी डिस्टेंस मिलेगी आपको। तो ऊंचाई क्या है, छोटी से छोटी डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यदि आप इस रूम में देखो, हम आपसे पूछें कि यहाँ से ऊपर तक की ऊंचाई बताओ, तो क्या करोगे आप, नीचे से ऊपर तक सीधा नापोगे। यदि हम आप बोल दें कि आप वहां बैठो, हम वहां से खींच के यहाँ मिला दे रहे, तो वो ऊंचाई होगी क्या, नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो टेढ़ी हो गई। कभी भी आप किसी चीज की ऊंचाई नापते हो तो सीधी नापोगे ना, होता है कि नहीं होता है। तो क्या बता रहे थे, लंब, लंब क्या है, किसी भी त्रिभुज में जो हम ऊंचाई निकालेंगे वही लंब होगी, ठीक है। तो हम इस चीज का यूज करने वाले हैं आगे, जो हमारी थेल्स प्रमेय है उसमें इस चीज का यूज होगा कि किसी त्रिभुज की यदि हमें, देखो आधार तो मिल गया, क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। आधार तो मिल जाएगा ना आसानी से, कोई भी त्रिभुज का आधार आराम से मिल जाएगा, कोई भी एक भुजा ले लो वो आधार बन गई। लेकिन ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की BC पर एक लंब डालेंगे, वही लंब जो होगा वो उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। बड़े आगे, तो लंब का फंडा समझ आया। लंब क्या होगा, किसी भी भुजा पर यदि हम लंब डालेंगे तो वो 90 डिग्री पर होगा। दूसरा, छोटी से छोटी डिस्टेंस होगी वो, याद रहेगा अच्छे से। चलो
तो जो थेल्स प्रमेय है वो सिद्ध करने के लिए आती है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय लिखो। थेल्स प्रमेय हेडिंग डाली, या करके लिखना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत वही भूत, आधारभूत कभी देखे हैं भूत के नहीं देखे? हमारे यहाँ पे जो दुर्गा जी रखी हुई हैं, वहाँ पर उन्होंने बनाया है एक हॉरर रूम, मतलब रूम है, उसके अंदर उन्होंने भूत वगैरह बना दिए हैं। और मतलब बहुत सारे बच्चे तो देख के डर जा रहे हैं उसको। पूतना तो आप लोग ने देखी होगी, ऐसे एक बड़ी पूतना बना दी है जो कि इसके हाथ पैर चल रहे हैं। ये है ना, छोटी बाजार के आगे। इतना ही है, अभी शुरू कहाँ हुआ, अभी तो हेडिंग हुई। हम्म, नीचे लिखना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद सुना है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, हो गया।
तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है। अब प्रमेय को जो करने का तरीका होता है, प्रमेय ये आपको लिखी आ जाती है सेम की सेम। ठीक है, आपको क्या करना होता है, इसको सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले तो इस लाइन को मतलब समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। एक बार पढ़ो इसको। पढ़ा? कुछ समझ आया? क्या बोला? अरे बोलो ना। देखो उसने क्या बोला, जैसे उसने त्रिभुज बोला तो हमने ये क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। ये त्रिभुज दिख रहा है, इसको नाम दिया ए बी और सी। अब उसने क्या बोला है कि किसी इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, समांतर रेखाएं तो हमने आपको बताई थी क्या होती हैं, जिनके बीच का अंतर हमेशा समान होगा और इनके बीच का कोण हमेशा कितना होगा, वो तो लंब हो जाएगा ना। जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री होगा। देखो दो भुजाएं हैं, ये समांतर भुजाएं हैं और ये लंबवत भुजाएं हैं। तो इसमें कितना होता है लंबवत में 90 और इसमें 0। ठीक है, तो समांतर, देखो ये समांतर भुजा है तो हमने यही आपको लिखवाया है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य रेखा खींची जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक अन्य रेखा खींच दें, ये लो खींच दी। इसको क्या नाम दे दें, डी ई दे दें, डी ई। ठीक है, कोई दिक्कत? हमने क्या बोला है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है। क्यों? समांतर, समांतर का मतलब क्या है, छोटी बड़ी हो सकती है, अंतर बीच में सेम होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बोला, समांतर हैं, अंतर कुछ भी हो सकता है, मतलब अंतर बोल रहे हैं, साइज इनका कुछ भी हो सकता है। समांतर रेखाओं का मतलब ये है कि दो रेखाएं बस बराबर हैं। अब हमने ये आगे पीछे कर दी, कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, दूरी हमेशा क्या है, बराबर है। ये अभी समांतर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये इनको यदि आप आगे बढ़ाओगे तो काट देंगे एक दूसरे को, और समांतर भुजाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, ये समांतर भुजाओं की विशेषता है कि समांतर भुजाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो जब भी आप समांतर भुजाएं बनाओगे तो एक दूसरे के पैरेलल होगी ऐसे। ठीक है, आगे देखो, तो हमने क्या बोला कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाती है, खींच गई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ठीक है, तो मतलब क्या है, हमें वही सिद्ध करना है कि ये इधर देखो, इधर इधर अन्य दो भुजाएं दिख रही हैं, ये तो इसकी समांतर तो हमने खींच दी, इसी की समांतर खींची ना। अब इसके समांतर खींच दी तो बाकी की कौन सी दो भुजाएं बची हैं, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, समान अनुपात। इसका मतलब क्या है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, अब लिखना है आपको क्या,
उपपत्ति मतलब क्या, अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। लिखे इसमें, लिखो आगे इसमें, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी है, दिख रहा है एबीसी, जिसकी जिसमें जिसमें भुजा भुजा बीसी के समांतर, बीसी दिख रही है ना, भुजा बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक अन्य रेखा डीई डीई खींची गई है। जो कि दिख रहा है ना, बीसी के समांतर एक रेखा कौन सी खींची हमने, डीई। आगे लिखो, जो कि भुजा AB को, भुजा AB को डी बिंदु पर, डी बिंदु पर एवं भुजा AC को, भुजा AC को कौन सी बिंदु पर काट रही है, ई बिंदु पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, भुजा AC को ई बिंदु पर, ई बिंदु पर काटती है। ठीक है, ये चीज समझ आई, जो भी हमने किया है वही हमने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, एक त्रिभुज एबीसी लिया, दिख रहा है एबीसी त्रिभुज, उसमें एक भुजा बीसी है, बीसी की समांतर हमने एक डीई रेखा खींच दी, कहीं भी खींच सकते हो, ऊपर नीचे। ठीक, जो कि क्या कर रही, देखो ए बी को किस पर काट रही है, डी पर, और ए सी को किस पे काट रही है, ई पर। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, देखो ये जो हमने लिखवा है ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, जो आपने अभी लिखा है वो यहाँ लिखोगे उपपत्ति के नीचे, मतलब साथ में यही लिखा ना। अब उसके नीचे लिखना है क्या, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, प्रमेय में आगे लिखा हुआ था कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य रेखा जो खींची जाती है वो इन दो भुजाओं को किस समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब हमें सिद्ध ये करना है कि जो AD है, AD अपॉन DV बराबर होगा AE अपॉन EC। ये चीज समझ आई या नहीं आई, ये बताओ हमें पहले नंबर पे। जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो चीज समझ आई कि नहीं आई, हमने कैसे लिखा, आई कि नहीं आई। देखो हमने क्या बोला कि प्रमेय में हमें दिया हुआ था, जब भी हम किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य रेखा खींचते हैं, देख रही ना, अन्य रेखा हमने खींच दी, जो कि इसको किस पे डी पे काट रही है और AC को किस पे काट रही है, ई पे काट रही है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि उसमें आगे हमें जो लिखा हुआ था कि जो अन्य भुजाओं को कहाँ काटती है, समान अनुपात में। तो इसका और इसका अनुपात लिया हमने, और इसका अनुपात लिया, दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये वाली भुजा मान लो 5 है, ये वाली 3 हो गई, ठीक है, ये वाली 6 हो गई, ये 10 हो गई। तो अब इनका अनुपात लो, इस वाले का 5, इस वाले का 3, उस वाले का लो 10 अपॉन में 6 है,
अब ये समान अनुपात है या नहीं है, इतना बताओ मैं अकेला। काट तो जो कट रहा है, 2 3 6 2 पंचे 10, कितना आ गया? समान है कि नहीं है? अनुपात समान है। अनुपात समान है मतलब हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो हम करेंगे क्या, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एरिया का फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक, एरिया मतलब क्षेत्रफल का। अब हम करेंगे क्या, इस वाली बिंदु से इस वाली रेखा पर क्या डालेंगे, एक लंब। लंब का प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे छोटी दूरी होती है। ये दिख रही है, तो ये हमने एक खींच दी, और क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से भी एक खींच देंगे, ये खींच दी। ठीक है, इसने काटा किस पर, एन पर, इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दे एम दे दे रहे हैं। ठीक है, हमें क्षेत्रफल क्यों निकालना पड़ रहा है, हमें क्या सिद्ध करना है, एडी और डीबी। तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल में हमारी भुजाएं आ जाती है कि नहीं? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई होती है कि नहीं? तो यदि हम ये वाला त्रिभुज ले लें तो इसका आधार क्या हो जाएगा, एडी आ गया, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद यदि यहाँ से कोई एक त्रिभुज बन जाए, ये वाला, जिसमें डी बी भुजा आ जाए, तो हमारा डी बी का काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज समझ आई लंब वाली, और लंब खींचने का पर्पस क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, किसी त्रिभुज का आधार हमें निकालना है तो आधार तो सीधा दिख जाता है, बस ऊंचाई निकालने के लिए हमें लंब वाली लंबाई चाहिए पड़ेगी। ठीक, अभी देखते चलना, समझ ना आए तो आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, एक और, यदि हमें बी डी त्रिभुज चाहिए है तो इसकी यहाँ से त्रिभुज बनना भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन से इसको मिला देंगे, मिला दिया, और अब बी ई और मिला देंगे। केमिस्ट्री का हमने ऑफ बोला था ना, ग्रुप में नहीं डाला हमने, भूल गए यार शायद, हमने कल मना कर दिया था ना क्लास में ही, भूल गए थे, किसी ने याद भी नहीं दिलाया। फिजिक्स बोला था सर ने, सुना था हमने 5 दिन की छुट्टी दे रहे हैं सर। चलो देखो, अब देखो, नीचे लिखो, अब इसके बाद नीचे यहाँ लिखो, अब बी व बी, बी दिख रहा है, क्या वहां लिख लिया, वी व ई कॉमा डी व सी, डी व सी को मिलाते हैं। देखो हमने क्या किया, बी और ई को मिलाया, दिख रहा है, डी और सी को मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आगे लिखो, लंब को डायरेक्ट लिख लेंगे हम, उसके बाद इसी के आगे लिखना ए बी लंब ई एन, इस टाइप से लिखो। और ए सी लंब डी एम, लिखा, खींचते हैं। हुआ, क्या किया हमने, ये साइन का मतलब पता है ना, लंब होता है, हमने क्या किया,
ए बी के ऊपर क्या लंब खींचा, ई एन दिख रहा है, ये ए बी भुजा है, ए बी के ऊपर हमने क्या लंब खींचा, ई एन खींचा। उसके बाद ए सी पर क्या खींचा, कहाँ गया, ये रहा डी एम। ठीक, अब आगे बढ़ो, इसके नीचे पहुंचना है अब। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें त्रिभुज ऐसे लेने हैं जिसमें हमारी ये वाली भुजाएं आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें AD दिख रहा है, तो AD कौन सा त्रिभुज में है, ADE। इस त्रिभुज में हमारी AD भुजा आ गई, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखो त्रिभुज ADE का क्या क्षेत्रफल, इसको सिंपल लिखते हैं AR और ब्रैकेट में त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। ठीक है, ARADE। ठीक है, ADE। ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, जैसे हम प्रथम पद को A1 लिखते हैं ना, nवें पद को AN लिख देते हैं, ऐसे त्रिभुज के एरिया को हम क्या लिख दे रहे हैं, AR, वो बाजू में उसका नाम। और नहीं लिखना तो ये भी चलेगा। ठीक, आपकी इच्छा है। अब देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, ये आप लोग बताओगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब बताओ आधार क्या है और ऊंचाई क्या है त्रिभुज ADE में, ADE दिख रहा है, ADE, इसमें आधार क्या दिख रहा है और ऊंचाई क्या दिख रही है, लंब तो हमने इसीलिए डाला ना, हमने पहले ही लंब डाल दिया। देखो ADE, देखो यहाँ पे हम अलग से बना दे रहे हैं, दिख रहा है ADE। अब ADE में हमने क्या हुआ, एक लंब डाला हुआ है ना, ये रहा, जो कि कहाँ काट रहा है, N पर। तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार दिख रहा है, जिस लाइन पर हम लंब डालते हैं वही आधार होता है। तो इस पे लंब किस पे डाला हुआ है, AD पर डाला हुआ है, इसलिए वही हमारा आधार होगा। उस आधार के परपेंडिकुलर लंबवत जो लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, लंबवत लाइन, लंबवत जो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, EN बनाएगी। तो इसमें हमारा आधार कौन होने वाला है, आधार हमारा होने वाला है AD, और ऊंचाई EN या NE, कुछ भी बोल दो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका किसका क्षेत्रफल आया, कौन से त्रिभुज का, ADE। देखो ADE त्रिभुज में आपको AD दिखने लग गया, AD त्रिभुज ADE त्रिभुज में आपको AD भुजा दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही ना। अब क्या करना है, AD का काम हो गया, अब देखो सिद्ध करना है जो चीज, तो इसमें हमें DB दिख रहा है। तो अब DB कौन से त्रिभुज में दिखेगा, ये वाला दिख रहा है। यदि हम नीचे वाला त्रिभुज बनाएं, ये वाला देखो, ये वाला, तो ये हुआ D, ये हुआ नीचे वाला B, और ये वाला E, दिख रहा है। अब इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है,
क्षेत्रफल। सेम करना है जो चीज़ हमने की, आपको सिर्फ एक लाइन याद कर लेनी है, कौन सी, कि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं। और कौन सी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं, जो लाइन हमें इसमें दिख जाए उसी लाइन वाले। देखो ए डी दिखी तो हमने क्या किया, देखो ए डी, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दिखा हमें क्या, बी डी, तो बी डी वाला त्रिभुज हमें यही दिख रहा है ना, एक ही है जिसमें बी डी भुजा आ रही है, तो बी डी ई, तो हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। अगला आगे देखो, अब त्रिभुज बी डी ई का क्या चाहिए हमें, क्षेत्रफल चाहिए। लिखा गया, लिखने के लिए हम टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे। अब देखो, चलो लिख लो, हो गया। हुआ। अब देखो, जो आपको बी डी ई क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, बी डी ई का। बी डी ई त्रिभुज दिख रहा है आपको, बी डी ई त्रिभुज दिख रहा है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, आवाज ही नहीं पहुंचती हमारे तक। बी डी ई दिखा, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बी डी ई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें आधार हमारा क्या होने वाला है, आधार कौन होगा, त्रिभुज में। देखो, आपको जो भी भुजाएं बोलोगे, इन तीन के अलावा और कुछ नहीं बोलो लगभग हमेशा। तो त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें, बी डी ई में, बी डी है, फिर डी बी ई है और ई डी है। तो इसमें आधार कौन सा होगा हमारा, आधार डी बी बी डी कुछ भी बोल दो। देखो ये वाला त्रिभुज लिया ना हमने, तो इस त्रिभुज में आधार कौन होने वाला है, बी डी होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। और त्रिभुज के क्षेत्रफल हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी भुजा ले सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ में उसी के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, उसकी ऊंचाई निकालनी पड़ती है। तो देखो, यदि हम बी डी लेंगे, तो बी डी के हिसाब से हमने लंब पहले से खींचा हुआ है, दिख रहा है, कौन सा है, ई एन दिख रहा है। यदि देखो इसी त्रिभुज में आप, ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ जाके आपको एक ई एन मिला था, एन था यहाँ पे, ये वाली जो दूरी थी, ये क्या थी, लंब थी ना इसी लाइन पे। इस चीज में कंफ्यूजन होगी आगे जाके, इस त्रिभुज को पकड़ के सीधा कर दो। देखो ये लाइन खींची, ये खींची, ये खींचा हमने, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने सीधा किया, तो ये डी है हमारा यहाँ पे, ये बी है, और ये क्या है, ई है। अब बताओ, इसकी हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई हमेशा क्या होती है, छोटी से छोटी होती है। तो यदि आप खुद सोचो कि यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो कैसे निकालोगे, सीधी नाप लोगे ना, सीधी नापोगे कि टेढ़ी नापोगे, सीधी नापोगे। तो करोगे क्या, यहाँ से लेके एक लाइन सीधी खींच दोगे, और ये वाली जो लंबाई होगी, यही तो हाइट होगी उसकी, यही ऊंचाई होगी कि नहीं होगी। होगी ना। तो हमने इस वाले में देखो क्या किया, कहाँ गया, ये रहा, बी डी लिया, बी डी हमारा क्या हुआ, आधार हुआ,
और आधार के लंबवत जो भी लाइन खींचती है वो हमारी क्या होती है, ऊंचाई। तो हमने क्या किया, देखो ये BD है, BD के लंबवत एक लाइन खींची, देख रही EN, यहाँ पर देखो उसी को हमने पकड़ के सीधा कर दिया। तो यहाँ पर आओगे जब, तो ये BD था, BD दिख रहा है, BD के लंबवत एक लाइन खींची हुई है, कौन खींची है, EN खींची है ना, ये EN दिख रहा है आपको। तो EN हमारा लंब होगा कि नहीं होगा, और यही इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ये चीज बुक में समझ नहीं आएगी देखोगे तो। अब यहाँ पर देखो वही चीज हमने पकड़ के जब यहाँ रख दी तो हमें ऊंचाई सीधी सीधी दिखने लगी कि EN हमारी ऊंचाई क्यों है, ऊंचाई इसीलिए है क्योंकि इस लाइन पर लंब कौन है, EN है, ठीक है, और EN ही हमारी ऊंचाई होगी। तो इस त्रिभुज का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो आधार हमें क्या मिला, DB या BD कुछ भी बोल दो, ये होगा DB, और ऊंचाई क्या होने वाली है, EN। ये चीज समझ आई अच्छे से। तो कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है, आधार और ऊंचाई। तो यहाँ देखो दोनों में, इसमें आधार कौन था, AD था, ये रहा, फिर ऊंचाई क्या थी, आ गया आधार, ये रहा, ऊंचाई ये लंबवत रही, ठीक है। दूसरे त्रिभुज में आधार कौन था, ये वाला था, और ऊंचाई क्या थी, सेम थी, वही वाली, देखी। हुआ, इन चीज़ों को अच्छे से समझते चलना क्योंकि बाद में हम आपसे पूछने वाले हैं, इसीलिए ऐसे ही बस हाँ हाँ नहीं बोलना है, आया तो हाँ, नहीं आया तो नहीं आया। हो गया, अब देखो इसका मेन डायग्राम यही है, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया था आप लोग, ठीक है, अलग अलग। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, AD अपॉन DB चाहिए, क्या चाहिए, AD अपॉन DB। तो आप सोचो यदि हम इन दोनों के नीचे भाग अकेला लगा दें तो AD अपॉन DB हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे, AR त्रिभुज ADE को किससे भाग दे दिया हमने, BDE के क्षेत्रफल से। कोई दिक्कत है इसमें, क्यों दिया ये चीज पता है, क्योंकि हमें AD के अपॉन में क्या चाहिए, DB या BD कुछ भी बोल दो। तो इसके अपॉन में यदि हम बराबर अपॉन लगा दें इन दोनों के तो क्या हो जाएगा, AD के अपॉन में DB आ गया कि नहीं आ गया, बस लिखो इसको आगे। तो 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन में 1/2 इंटू ये हमारा क्या है, DB इंटू में EN। अब जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो, तो आपको दिख रहा है 1/2 से 1/2, EN से EN, क्या बचा रहा,
ए डी अपॉन डी बी, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। आ गया कि नहीं आ गया? देखो एक साइड का आ गया हमारा, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी उसमें से एक साइड का आ गया, ए डी अपॉन डी बी आया कि नहीं आया? अब सेम हमें क्या करना है, उस साइड की लाइनों को लेकर करना है। अभी हमने क्या किया, ए डी और बी डी को लेकर सेम चीज़ की। अब हमें क्या करना है, इन लाइनों को, ये वाली उठानी है राइट साइड की, ए ई और ई सी, इनको उठा के सेम चीज करनी है। करें? अब देखो, अब कौन सा त्रिभुज लें आप लोग बताओगे? कौन कौन से दो त्रिभुज लें? सबसे पहले वाला बताओ। गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलो वो जरूरी है। ये नोट कर लिया ना? हमें ऐसे त्रिभुज लेने हैं जिनमें हमारी ये भुजाएं आ जाएं। तो पहला त्रिभुज बताओ जिसमें ए ई भुजा आ रही हो, ए ई आ रही हो। कौन सा वाला त्रिभुज का नाम बताओ? ए, हाँ, ए ई, ए ई सी त्रिभुज है। ए ई सी तो एक लाइन है। ए डी ई लेंगे, या उसको हम क्या बोलेंगे? कोचिंग मना किया था ना हमने। हाँ, 11th और 12th के लिए हमने दोनों को बोल दिया था ना। हाँ, नहीं कल परसों की नहीं की हमने। आप लोग बताओ कैसा क्या चाहते हो, क्योंकि आज अष्टमी है, क्योंकि अष्टमी और नवमी में तो पूजा होती है। अब हमारी पूजा तो शाम को है, तो इसीलिए हमने बुला लिया था। नवमी में की तो बहुत से लोगों की सुबह में होती है। आ जाओगे सभी? ऑटो का दिक्कत तो नहीं रहेगा? ठीक है, तो आ जाना। कब? कल हो परसों ना? परसों तो दशहरा है। देखो सभी लोग आएंगे तो फिर पढ़ा पाएंगे, या नहीं तो फिर कुछ का गायब हो जाएगा ना। देखते हैं, कल बुला लेंगे, दशहरा को ऑफ कर देंगे। ठीक है। अब देखो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, हमें कौन सी ए ई भुजा चाहिए। तो ए ई डी, या कुछ भी नाम दे दो, ए डी ई दे दो, तो ए डी ई दे दे रहे हैं। तो कौन सा है क्षेत्र? ए डी ई, क्या हुआ? हमें कौन सा, ए सी डी बोल रही हो? कौन सा बोल रही हो? नहीं नहीं, सी क्यों लेंगे? देखो आप इधर देखो, हमें क्या चाहिए, ए ई चाहिए, सीधी बात। हमें जो चीज चाहिए उस पे फोकस रखो, ठीक है। जब भूख लगती है तो किस पे फोकस करते हो? रोटी पे। बस यही है। यहाँ पर ए ई चाहिए हमें, तो ए ई पर फोकस करो अकेला। तो ए ई दिख रहा है आपको? ए ई दिख गया हमें, बस ए ई को पकड़ के रखो, उसके साथ में कोई भी त्रिभुज ले लो। तो ए ई, और कौन सा त्रिभुज दिखा? डी दिखा हमें तो, ठीक है। तो ए ई डी, कौन सा त्रिभुज लिया हमने? ए ई डी, या उसको ए डी ई बोल सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, एक ही त्रिभुज है। उसको चाहे आप ए डी ई बोल दो, या ए ई डी बोल दो, ठीक है। अच्छा त्रिभुज ये रहा, यहाँ से ऐसे आ जाओ, या यहाँ से ऐसे आ जाओ, पहुँचेंगे तो वहीं ना। एक ही त्रिभुज है। अब आगे देखो, अब एरिया हमें किसका निकालना है? ए डी ई का ही निकालना है ना, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? ए डी ई ई। अब बताओ इसमें आधार कौन है और ऊंचाई कौन है? सेम सेम आपको हमेशा देखना है। हाँ हाँ,
लेकिन फिर हमारी जो हमें भुजा चाहिए थी वो तो गायब हो गई। हाँ, ए डी गुणित डी एम। हमने आपको क्या बताया था, आधार वही लेना है जिसके ऊपर लंब हो, तो ऊंचाई हमेशा लंब होगी। तो यदि हमने ए डी ले लिया तो हमारा तो ये पुराना वाला आ गया ना। हमें क्या चाहिए, ये ई चाहिए। आपको क्या करना है, जो भुजा हमें चाहिए है उस पर फोकस रखो। तो हमें कौन सी भुजा चाहिए, तो ए ई को आधार बना दो। बना दिया। अब उसके ऊपर लंब क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी, एन क्यों होगी। इस पर लंब कौन है, इस पर लंब कौन है, देखो इधर, देखो इधर, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये हमारा ए रहा, ये ई रहा और ये डी रहा, ठीक है। इस पर लंब क्या है दिख रहा है आपको, इस पर लंब क्या दिख रहा है आपको, डीएम दिख रहा है ना। तो इसमें यदि आधार हम ये ले रहे हैं ए ई को, ये आपका आधार है यदि, तो लंब या ऊंचाई क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ना, उस पर लंब होगी। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब देखो आपको करना क्या है, किसी दो के बीच की यदि ऊंचाई निकालनी है तो इस इन दोनों के बीच की ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, सबसे कम। तो त्रिभुज यदि बना हुआ है तो त्रिभुज के बीच की दूरी यदि चाहिए आपको, तो क्या करोगे, इस पर एक लंब जो हमने डाला हुआ है, हमने आपको बोला है कि त्रिभुज का जो फॉर्मूला आपको लिखवाया, क्या लिखवाया है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यदि आपको मिल गया तो आधार के ऊपर ही जो लाइन खींचोगे सीधी लंब, वही उसकी ऊंचाई होगी। तो इसमें ऊंचाई क्या होने वाली है, डीएम। इस वाले में हमने क्या ली थी, जब आधार एडी को लिया था तब ऊंचाई क्या थी, ईएन थी ना। अब हमने क्या किया, अब हमने जस्ट इसका उल्टा किया, क्या किया, ये वाला लिया आधार, ये आधार लिया, तो इस पर लंब क्या है, डीएम होगा कि नहीं होगा। ये 90 डिग्री रहेगा, यहाँ वाले में ये 90 डिग्री था। तो इसमें आधार ये रहा, ये वाली लाइन ए ई आधार हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, डीएम। इधर देखो, अब देखो, तो इसमें हमारा आधार क्या होने वाला है, ए ई, और ऊंचाई डीएम। ये चीज क्लियर है या नहीं है, ये बता दो हमें। अब अगला देखो, एक हमारा देखो ए ई मिल गया कि नहीं मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, ए ई मिल गया, अब क्या चाहिए, ईसी। तो ईसी कौन सी त्रिभुज में दिख रहा है वो ढूंढो, डी ई सी, ठीक है। त्रिभुज दिख रहा है सभी को, डी ई सी, डी ई सी मतलब ये वाला त्रिभुज, ये यही है, ये रहा ई, ये रहा डी और ये रहा सी। इसी टाइप का त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये अलग दिख रहा है, लगभग यही मान लो, थोड़ा साइज में अंतर हो सकता है। ये लो, अभी ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है। ये डी ई सी, डी ई सी, सेम वही पैटर्न है जो अभी पिछले वाले में किया है। अब इसका हमें आधार क्या बनाना पड़ेगा, जो भुजा हमें चाहिए है वही आधार है, सीधी बात। तो हमें क्या चाहिए है, ईसी चाहिए, तो ईसी को आधार बना दो। तो ये रहा हमारा ईसी, ये क्या हुआ, आधार। अब क्या चाहिए, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होगी यहाँ पे, सोचो बताओ। ऊंचाई क्या होने वाली है, डी सी तो त्रिभुज हो गया ना। ऊंचाई बताओ, ऊंचाई क्या चीज, ई डी।
हाँ ठीक है, अभी देखो, अब इसको पकड़ के क्या कर दो, ये हुआ क्या, सी हुआ, ये हुआ ई, ठीक है। तीसरा, हम्म, इस टाइप से देखा, तो ये क्या हुआ हमारा, सी ई डी। अब इसमें हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए ना, क्या हुआ, ऊंचाई चाहिए ना। अब बताओ ऊंचाई क्या होगी इसमें, हम्म, ऊंचाई हमने आपको क्या बताई थी, ऊंचाई हमेशा छोटी से छोटी डिस्टेंस होती है। अब यदि इन दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस निकालोगे, तो कौन सी छोटी होगी सबसे, यहाँ से हम बोलेंगे इतनी डिस्टेंस चाहिए हमें, इतनी चाहिए ना, तो ये तो सारी लंबी होगी, स्केल दो हमारे लिए कोई एक। अब देखो हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए ना। इसमें यदि हम आपको नाप के दिखाएं, तो यहाँ से लेके नीचे तक ये आ रहा है 12, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, ये वाली भुजाएं बोल रहे हो ना, ये वाली कि डी ई है, तो डी ई यदि होगी तो डी हम निकालें तो ये आ रही 15, जबकि होनी कितनी चाहिए, ऊंचाई 12 होनी चाहिए ना त्रिभुज की। देखो 12 है, इधर से लेके इधर तक की डिस्टेंस कितनी आ रही, तो ये ऊंचाई हुई ना, ना कि ये टेढ़े में निकालोगे ये 15, ये वाले निकालोगे तो ये 19 आई, तो सबसे कम कौन सी आ रही थी, 12। तो इसका मतलब है किसी भी त्रिभुज की यदि आपको क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो आपकी लंबवत डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। कौन सी, सबसे लंबवत, तो लंबवत कौन सी है, यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाली लाइन पे एक लंब हमने डाला था, क्या डाला था, डीएम डाला था ना। तो जो डीएम है वो क्या है, वो यही लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन खींची, दिख रही है। तो जो डीएम है यही हमारी क्या है, ऊंचाई। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यही किया था ना, आपको यहाँ हमने पूरा डायग्राम बना के दिखाया था, तो उसमें भी यही हुआ था कि एक लाइन खींची थी जो कि क्या थी, ई एन थी, और ई एन छोटी से छोटी डिस्टेंस थी जो कि लंब थी। अब इस वाले में आप देखोगे तो इस वाली लाइन पे लंब कौन है, डी एम, डी एम है कि नहीं है, आधार, यही आधार जो हमें चाहिए है वही हमारा आधार है। तो इसमें हमें क्या चाहिए है, ईसी चाहिए, तो ईसी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये लिख दिया हमने ईसी। अब ईसी पे परपेंडिकुलर कौन है, ईसी पे हम आगे बढ़े तो एम है, एम से सीधी डी खींची हुई है, तो ये हो गई आपकी डीएम, डी एम। कोई दिक्कत है इसमें, अभी कुछ समझ नहीं आया बता दो। देखो अभी पहली बार कर रहे हो इसीलिए टाइम लग रहा है, जब इसको आप 2 3 4 बार कर लोगे तो अपने आप चीज़ समझ आ जाएगी और याद हो जाएगी, और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको सिद्ध करने में भी आ जाती है। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे हम, सेम वही जो चीज़ पहले की थी, क्या की थी हमने, हमारी जो दोनों का क्षेत्रफल आने के बाद हमने क्या किया था, दोनों क्षेत्रफलों को एक दूसरे से भाग दे दिया था। अब क्या करेंगे, सेम इसमें भी भाग दे दो, त्रिभुज एडीई, दूसरा डीई सी, दोनों त्रिभुज हो गए, इसका 1/2 ए ई और डीएम हुआ, इसका ईसी और डीएम। अब क्या होगा, जो सेम है वो कट जाएंगे, तो डीएम से डीएम क्या बचा रहा, ये ई अपॉन
इसी देखो राइट साइड का भी आ गया हमारा कि नहीं, इसको नोट करो। हो गया। अब एक नीचे नोट बना के बॉक्स में लिख लो एक चीज जो हम आपको बताने वाले हैं। लिखो, दो समांतर भुजाओं के दो समांतर भुजाओं के मध्य दो समांतर भुजाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है कि अब देखो हमने दो समांतर भुजाएं दिख रही हैं आपको, एक छोटी एक बड़ी, दिखी कि नहीं दिखी। हमने क्या किया कि एक त्रिभुज ये लिया था, यहां से हमने दो त्रिभुज लिए, इनमें से कौन कौन से दो त्रिभुज लिए इन दो भुजाओं के मध्य, BDE है एक, BDE ये वाला त्रिभुज है कि नहीं है, BDE लिया। दूसरा त्रिभुज क्या है, ये D था, ये B था और ये E था, और ये वाला C। देखो एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये वाला था। तो दोनों त्रिभुज दो समांतर भुजाओं के मध्य बन रहे कि नहीं बन रहे। एक समांतर भुजा ये है, ये समांतर भुजा ये है। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको सीधी सीधी याद हो जाएंगी और करनी ही पड़ेगी। जैसे हमने आपसे बोला कि दो त्रिभुज समांतर भुजाएं हैं, उनके मध्य बनने वाले जो त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो ये एक प्रमेय है, अपने आप में एक प्रमेय है, इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी इसको सिद्ध करने के लिए उसकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, दो समांतर भुजाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, अब आगे देखो, अब हमें क्या चाहिए था, समीकरण एक बन गया हमारा, तो दूसरा समीकरण दो बन गया, बने कि नहीं बने। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर लिखने के लिए हमारे पास दो चीजें तो आ गई, AE आ गया, EC आ गया। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट पार्ट भी आ गया, राइट भी आ गया, मतलब ये वाला AD/DB भी आ गया फर्स्ट समीकरण में, आया कि नहीं आया। सेकंड समीकरण में क्या आया, AE/EC। अब हमें क्या चाहिए, दोनों बराबर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमने जो आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया है, दो समांतर भुजाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज बी कहा गया, ये रहा BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, देखो एक तो आपको इधर पे आओ, इस वाले पे, ये सेम हमने क्या किया, इस वाले को उठा के इधर ले आए, दिख रहा है। अब आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, तो हाँ क्या, एक त्रिभुज ये रहा, दिख रहा है,
और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है क्या, जो हमने यूज किया था, कौन सा वाला, BDE, ये वाला। दोनों देखे, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, फिक्स है ये कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसको हम आगे सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है, क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था, जब भी हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब सिद्ध ये करना था हमें कि AD अपॉन DB जो बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। तो हमारे दो समीकरण बन गए। अब एक चीज देखो, जो हमने दोनों क्षेत्रफल निकाले हैं, इनको डिवाइड किया था, इनको जब हमने डिवाइड किया तो देखो पुराने वाले में यहाँ पर क्या लिखा है, ADE लिखा, क्या ADE है, और नीचे क्या है, DEC, DEC है, BDE है, मतलब दूसरा त्रिभुज है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 से 2 में भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, नहीं एक काम करो, प्रतिस्थापन विधि बनती है, ठीक है, प्रतिस्थापन बनती है तो हम प्रतिस्थापन का ही यूज करेंगे। हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ADE है, और यहाँ क्या है, DEC, DEC दिख रहा है हमारे पास। तो और कॉमन क्या है, ADE कॉमन है ना दोनों में, तो हम क्या करेंगे, ADE का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रख दे रहे हैं। नहीं आया कुछ, इस वाले समीकरण पे आओ। समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, ADE का मान निकाल ले रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, AR त्रिभुज ADE, ठीक है। अब इसका उस साइड पक्षांतर कर देंगे, जो चीज अपोन में है, तो ये रहा हमारा AE अपोन में क्या, EC, और ये इनटू में चला गया नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा, AR त्रिभुज DEC। ये चीज समझ आई, इसी को हम समीकरण 2 नाम दे दें, इस वाले को ना देकर। ये चीज यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है, इतना बता दूंगा बस। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम उठा के उस वाले में रख दें, पहला समीकरण है जो हमारा, तो पहला समीकरण अब आप लोग को बताना पड़ेगा। देखो अभी ये मिटा दें ऊपर का, चलो क्या बता रहे थे, समीकरण 1 क्या था हमारा, त्रिभुज कौन से थे, पहला तो ADE था, दूसरा क्या था, B त्रिभुज BDE, ठीक है। किसके बराबर था ये हमारा, AD अपॉन DB। अब किसका मान किस में रख दें हम, AD का है ना हमारे पास, तो हम ऐसा करें कि BDE को भी उस साइड कर दें, तो ADE एक साइड हो जाएगा। इसको देखो समीकरण 1 को थोड़ा सा, AR ADE अपॉन का चीज हटा के उस साइड पहुंचा दिया, AD अपॉन DB, तो क्या होगा, ये उस साइड पहुंचा, AR और BDE, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ADE की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है,
इसका मान इसमें रख दो या इसका इसमें रख दो। अब क्या करें, इसका मान इसमें रख दें। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर तो देखो ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे आ जाएगी। तो क्या आया, ए ई अपॉन ई सी इंटू ए आर डी सी। ठीक है, ये रख दिया हमने इसकी जगह पे। बराबर हमारा ये था, इसको रहने दो, ए डी अपॉन डी वी इंटू ए आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नहीं है? देखो हमने क्या किया, समीकरण 1 ये था, समीकरण 1 से हमने क्या किया कि ये जो ADE था, ADE का हमने क्या किया, इसको उस साइड कर दिया। चाहे तो नहीं भी करते तो भी काम चल जाता, और हमने क्या किया, उस साइड कर दिया जिससे अपॉन वाली चीज़ें ना बने, क्योंकि अपॉन वाली चीज़ हमें क्या करती हैं, परेशान करती हैं। अब हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल में लिख लिया। अब इस वाला जो हमारा समीकरण 1 था, समीकरण 1 में हमने क्या किया, 2 से मान रख दिया। ठीक है, क्या किया हमने, समीकरण 2 से हमारे पास किसका मान था, ADE का था, इसमें भी ADE था समीकरण 1 में। तो 2 से ADE की वैल्यू उठा के 1 में रख दी, तो क्या आया, ये इज इक्वल टू ये। ठीक, अब इसको आगे देखो, अब लगभग हो गया है। अब हमने आपको क्या लिखवाया था, जो समांतर, दो समांतर भुजाएं जो होती हैं उनके मध्य यदि कोई त्रिभुज बनते हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ पर आपको वही लाइन लिखनी है जो आपने लिखी थी। ठीक, यहाँ पर आपको कौन सी लाइन लिखनी है, दो समांतर भुजाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। अतः जो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होगा, समांतर भुजाएं देखो, BC समांतर भुजा है और DE समांतर भुजा है। इन दोनों समांतर भुजाओं के मध्य कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज DEB है, त्रिभुज BDE लिखते रहे, त्रिभुज BDE। ठीक है, दिख रहा है, त्रिभुज BDE लेफ्ट वाला त्रिभुज जो है, इसका जो क्षेत्रफल है AR, वो किसके बराबर होगा, राइट वाले त्रिभुज के। तो राइट वाला त्रिभुज क्या है हमारे पास, DEC, त्रिभुज DEC, इसका क्या क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हैं। तो अब देखो, जो ऊपर वाला समीकरण, इसको हम क्या 3 नाम दे दे रहे मान लो। अब समीकरण 3 में हम क्या कर दें, BDE की जगह DEC रख दो, या DEC की जगह BDE रख दो, जो आपकी इच्छा हो। क्या कर दें, BDE को हटा के DEC रख दें, क्योंकि देखो BDE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आई कि नहीं आई। तो हम क्या करें, समीकरण 3 में ये वैल्यू रख दें, समीकरण 3 से। तो आप देखोगे यहाँ पर ये AE है, अपॉन में EC है। ठीक है, इसका एरिया है हमारे पास क्या, AR इंटू DEC। ठीक है, DEC की जगह हम क्या रख दें, BDE रख दें, या आगे वाले में हटा देंगे, AD अपॉन DB इंटू, इसको हटा के क्या लिख दें, DEC। अब देखो दोनों साइड DEC हो गया, दोनों साइड क्या होगा, ये कट गया, और हमारा क्या आ गया, AE अपॉन बराबर
AD अपॉन DB, और ये आपका प्रूव हो गया। करो इसको नोट। इसको इतना टाइम लगा के इसीलिए बताया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये आने के चांस ज़्यादा रहते हैं और आई भी है पहले। अभी आपने पहली बार देखी है इसीलिए आपको हो सकता है लग रही हो टफ। हो गया। हुआ। अब देखो प्रमेय हमारी क्या थी, एक त्रिभुज है, उसके त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं। ये हमारा त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसके समांतर हमने एक लाइन खींची, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर जब भी हम कोई लाइन खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को काटती है कि नहीं काटती है, काटेगी ना। हमने ये इसके समांतर एक लाइन, कोई भी त्रिभुज बना लो, कैसे ही बना लो, देखो ये आपका त्रिभुज रहा, हमने इस वाले के समांतर एक लाइन खींच दी तो इस वाली दो को काट दिया उसने। अब यदि हमने इसके समांतर खींचे तो ये इस वाली को काट दिया, इन दोनों को काट दिया। अब इसके समांतर खींचे, किसके समांतर खींचते, इस वाले के समांतर, तो ये इस वाले को काट देगा। तो किसी भी एक भुजा के समांतर यदि आप त्रिभुज में एक लाइन खींचते हो तो वो अन्य दो भुजाओं को काटती है। तो अन्य दो भुजाओं को किन्हीं बिंदु पर ही काटेगी ना, हर भुजा में देखो किसी ना किसी बिंदु पर काट रही है, नहीं काट रही है। वहां पर देखो जब हमने इसके समांतर खींची तो इन दो को दो भुजाओं पे काट दिया कि नहीं काटा। तो हमें करना क्या है कि जो अन्य दो भुजाओं पर काट रही है, वो जो काटने वाली जो रेखा है वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, ठीक है। मतलब इसको दो में काटा तो उसको भी दो में ही काटेगी, इसको दो एक में काटा, नीचे वाले को दो में काटा, तो ऊपर वाले को एक में काटेगी, नीचे वाले को दो में काटेगी। मतलब यही त्रिभुज है आपका, ये रहा त्रिभुज। जैसे हमने इसको सेम उसी के जैसे काट दिया, तो मान लो हमने माना कि ये दो में काटा तो इसको भी दो में ही काटेगी वो, और इसको एक में काटा तो इसको भी। यह फिक्स है, आपको याद रहना चाहिए कि यदि हम किसी त्रिभुज में दो भुजा, एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा काट रही है, मतलब अन्य भुजा खींच रहे हैं या रेखा खींच रहे हैं, तो वो जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। समान अनुपात का मतलब समझ आया, ये दो है तो ये भी दो होगा, ये एक है तो ये भी एक होगा, यही है, ठीक है। अब इसको एक बार देख लो पूरा क्वेश्चन, फिर बताओ।